तो रिवीजन, तो लास्ट क्लास कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे थे डाइपोल के ऊपर। मेरे ख्याल से लास्ट प्रॉब्लम डाइपोल के ऊपर ही लिए थे। ठीक, डाइपोल का रिवीजन चल रहा था। ओके नाइस। चलिए, डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी का ये सब का रिवीजन हुआ था। आज को करते हैं रिवीजन द नेक्स्ट फॉलोइंग पार्ट। पोटेंशियल पे भी बाकी है कुछ कुछ, बट आज को लेते हैं रिवीजन ऑन दिस थिंग, गॉस। एकदम जू तुम बोलेगा हम नहीं ले रहे, ठीक है। तो गॉस पे रिवीजन लेते हैं। तो ओके, स्टार्ट विथ समथिंग फंडामेंटल, वेरी फंडामेंटल, ठीक है। दिस वन कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, you been given the electric field in a certain region as कितना ले E naught J cap, ठीक है। So there is a I cap there is a certain region where you have a uniform electric field present, ठीक है, in XYZ like coordinate system, uniform electric field along the x axis, field magnitude is E naught, ठीक है। एकदम सिली, एकदम सिंपल, नथिंग फैंसी, ठीक है। अब बात है, तुमको बोला हुआ है कि चचा देयर इज अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। हेमिस्फीयर है जिसका बेस है वाईजेड प्लेन, ठीक है। भावनाओं को समझो, ठीक है। ओके, सो यू हैव अ हेमिस्फेरिकल सरफेस, ठीक है। हेमिस्फेरिकल सरफेस, हेमिस्फेरिकल सरफेस, ठीक है। ओके, रेडियस आर ले लेना, ठीक है, ऐसा कुछ। एंड इसका जो बेस है, फिर से बोल रहे हैं, इसका जो बेस है मतलब ये आपका सेंटर है सॉर्ट ऑफ, ठीक है। रेडियस आर ये उस वाईजेड प्लेन में, वाईजेड प्लेन तो पता ही है, इमेजिन कर ही पा रहे हो, उस प्लेन में, ठीक है। मतलब ये कर्व्ड सरफेस है जो तुमको दिख रहा है। तुम्हारा काम है वही, फाइंड द फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स का सिंबल पता है ना, होपफुली याद होगा। बट फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये निकालना है, ठीक है। बट इट्स सिली, द प्रॉब्लम इज एक्चुअली वेरी इजी, एक लाइन का प्रॉब्लम, ठीक है। Just you need to know your facts, you need to get your subject straight. तो सिंपल है, you have a uniform electric field along the x axis E naught magnitude, ठीक है। E naught आएगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, सॉरी न्यूटन पर कूलम, ठीक है। एंड you have a hemispherical surface, I hope हेमिस्फीयर 3D में इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। एक्चुअली द सरफेस इज समवॉट लाइक दिस, समझ लेना ऐसे। क्या क्या बोल रहे हो? हाँ ट्राई करो ना, ट्राई करो। किसी को अगर दिक्कत हो तो मैं ऐसे सोच सकते हो, ऊपर वाला अगर y एक्सिस है एंड x एक्सिस इज लाइक दिस, z एक्सिस कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, लेट्स से, तो आपका हेमिस्फीयर ऐसा है, ठीक है। ओके दिस इज ये आपका हेमिस्फीयर, मतलब z एक्सिस इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, एक y एक्सिस वर्टिकल है, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो ऐसा हेमिस्फीयर 3D में हुआ है, 2D में समझ लेना यार, थोड़ा इमेजिन करो। आपको फ्लक्स निकालना है थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। ओ भाई हाँ, so electric flux is integration of E dot dA, it is surface integral of electric field, mathematically ऐसा बोलते हैं। physically it is proportional to the amount of field is intercepted by the area, obviously ये जो इंटीग्रल होता है it is over some surface area S, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया हो, प्लेन सरफेस एरिया हो, कुछ भी, ठीक है। सिंपल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं। नाउ इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, ठीक है। हाउ डू सिंप्लीफाई दिस इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर ये 2D डायग्राम देखते हो, क्या, हाँ जू बोलो, बहुत मन किया तुमको, बोलो। हाँ कैसे इंटीग्रेट करेंगे जू? कौन बोला? इस हेमिस्फीयर का एरिया का वैल्यू तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। हेमिस्फीयर क्या रही है, हेमिस्फीयर के एरिया का वैल्यू तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, इतना तो गारंटी हमको पता है। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के थ्रू पूछा है ना। ये भाई डूब नहीं, मत डूबो, पानी दूषित हो जाएगा, छोड़ो, मत डूबो। मैंने ऐसे ही सब बात कर रहा है ना तुम आजकल, ठीक है, तो तुम्हारा बुखार सर पे चढ़ गया तुम्हारा,
ठीक है। एक स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, याद है कि नहीं? तो हेमिस्फीयर का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है गधे। मजाक करा बना देते हैं। तो जू कैसे सॉल्व होगा? नहीं, तुम जो आंसर बोले आंसर तो सही बोले, लेकिन एरिया तो हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो तो अब जू चुप रहो, हो गया। पूछते किसी को, नाम तो भूल गया। अच्छा, अनुष्का। अनुष्का, हाउ डू यू सिंप्लीफाई दिस? इसके बाद कुछ कर सकते हैं? कैन यू सिंप्लीफाई दिस एनी फर्दर? बोलोगे कि अब इंटीग्रेशन करना, तो बताओ कैसे करें। बहुत सिंपल चीज आंखों से दिख रहा है, लेकिन स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, उनके थोड़े ही दिखता है उनको। ई वेक्टर, ठीक है, तो कुछ कर सकते हैं। यस वी कैन। ई वेक्टर यहाँ पे कांस्टेंट है, नोटिस करो, इट्स ई नॉट आई कैप, सो इट कैन बी पुल्ड आउट ऑफ इंटीग्रेशन। आप उसको इंटीग्रेशन के साथ, मैं डॉट के साथ इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हो। ऐसा चीज हम लोग बहुत जगह किए हैं, रिपीटेडली इस तरह के स्टेप्स हम लोग किए हैं इन मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत जगह ऐसे किए। कोई वेक्टर अगर कांस्टेंट है, यू कैन पुल इट आउट ऑफ इंटीग्रेशन। निकाल लो, मैं बाद में इसको ई नॉट आई कैप लिखूंगा। ई को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ डी वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर, ठीक, ई डॉट विद ए वेक्टर। अब ये प्रॉब्लम है क्या? अब ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है? ए वेक्टर होगा क्या? पहली बात है कि ए वेक्टर क्या है, ठीक है। हमारा जो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज अ कर्व्ड सरफेस। एक प्लेन सरफेस के लिए, फॉर अ प्लेन सरफेस, एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द फिजिकल एरिया, टू फिजिकल एरिया। ये तो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस के लिए ये इंटीग्रेशन कहाँ पे कर रहे हो? हेमिस्फीयर पे कर रहे हो, ठीक है, हेमिस्फेरिकल सरफेस, ठीक है। रेडियस आ रहा है, सरफेस को एस बोल रहे हैं, तो ये एरिया जो है, ये एरिया वेक्टर जो आ रहा है, इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू हेमिस्फेरिकल सरफेस एरिया वेक्टर, लेकिन वो क्या लिखेंगे? तो दैट वोंट बी 2 पाई आर स्क्वायर, वो 2 पाई आर स्क्वायर नहीं हो, ठीक है। क्योंकि एरिया का, मैं 12 बोल रहा हूँ, एरिया वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स एक्चुअली गिवन प्रॉपर्ली फॉर अ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस अगर होता है तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द फिजिकल वैल्यू ऑफ द एरिया, ठीक है। हेमिस्फीयर का फिजिकल वैल्यू है 2 पाई आर स्क्वायर, बट दैट वोंट बी द एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड बिकॉज दिस सरफेस एक्चुअली कर्व्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाना पड़ता था, ठीक है। तो बहुत लंबा कुछ आइडिया भी था, तो लंबा कुछ नहीं, छोटा सा आइडिया था, तो उसमें डायरेक्टली हम जाते हैं, रिकॉल करवा देते हैं। आइडिया ये रहता था कि एक्चुअली तुम जब डॉट प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? अलोंग दिस एक्सिस, आई कैप के अलोंग, ठीक, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद एरिया का जो भी तुमको क्या मिलेगा, एरिया का कंपोनेंट मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट के कारण कंपोनेंट मिलता है, होपफुली याद होगा। विल गेट द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। डीए का बोलो या ए का बोलो, कुछ भी, यू गेट द एरिया वेक्टर कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट मिलने का मतलब है बेसिकली यू आर गेटिंग द प्रोजेक्टेड एरिया, आपको शैडो मिलेगा एक्चुअली। कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद होगा, जिन लोगों को याद नहीं है थोड़ा जाकर कॉपी खोल कर पढ़ना, कि पूरा डेरिवेशन दिखाना पॉसिबल नहीं है। मैंने जिस दिन ये दिखाया था उस दिन बहुत डिटेल्स में लंबा चौड़ा करके दिखाया था, ऐसे करके एक प्लेन ड्रॉ करके बताया था कि सर एरिया वेक्टर ऐसा होता है, तुम जब कंपोनेंट लेते हो इट्स सेम एज टेकिंग द शैडो ऑफ द एरिया, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा लंबा चौड़ा करके बताया था, ठीक है। ओके, हाँ सर, ठीक, तो वही बात है। तो आई कांट गो इनटू मच डिटेल्स, लेकिन यहाँ पे बस ये बता सकते हैं कि जब तुम डॉट प्रोडक्ट करके एरिया वेक्टर के साथ जो भी निकालोगे, वो एक्चुअली तुमको देगा प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया एज यू टेकिंग द शैडो ऑफ द एक्चुअल एरिया, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको एक्स एक्सिस के अलोंग एरिया वेक्टर चाहिए, वेक्टर, तो प्रोजेक्शन तुमको लेना है वाई जेड प्लेन में। एक हेमिस्फीयर का प्रोजेक्शन जो होगा वो क्या होगा? सर्कल होगा, इट विल बी अ सर्कल। हेमिस्फीयर का फिजिकल एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर, बट व्हेन यू टेक इट्स प्रोजेक्शन यू गेट अ सर्कल, एंड सर्कल का एरिया ऑब्वियसली कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जब भी तुमको जो भी मिलेगा, वो वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट बेसिकली cos 0 1, एकदम मस्त आंसर आएगा, स्केलर आंसर ही आना चाहिए, तो दैट विल बी ई नॉट, इसका मैग्नीट्यूड और उसका मैग्नीट्यूड पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, बीच में जो भी था, जो भी प्रोजेक्टेड एरिया लिखूं, अगर याद ना हो तो जाके खोज के देखिएगा, 12 में एरिया वेक्टर के ऊपर पूरा एक दिन स्पेंड किया था, उसके बाद हम लोग फ्लक्स में डिटेल्स में गए थे, ठीक है। तो रिवाइज कर लेना। हाँ,
सही आंसर आ गया क्योंकि तुमको हेमिस्फीयर का एरिया नहीं पता था। ओके, वो 64/16 वाला केस हुआ तुम्हारा, 6 6 काट करके 4 आंसर आता है। ठीक है, तो बीच वाला पार्ट अगर याद ना आए मैं फिर से बोलूंगा, जाके घर में रिकॉल कर। ठीक है, हाउएवर देयर इज एन इजियर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस। ये वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, कंपोनेंट, प्रोजेक्टेड एरिया, इतना कुछ ना करके, ठीक है, इतना कुछ ना करके देयर इज एन इजियर वे। क्या? द फिजिकल कॉन्सेप्ट सुनी लो एक बार, जब सर सुनी रहे। फ्लक्स का जो फिजिकल आइडिया उसको यूज करो। ये था फ्लक्स का मैथमेटिकल आइडिया, उससे मैंने अप्रोच किया। फ्लक्स का मैथमेटिकल आइडिया ना यूज करके यूज दिस फिजिकल आइडिया। फिजिकल आइडिया क्या है? फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फील्ड्स इंटरसेप्टेड बाय एन एरिया। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था, फ्लक्स जब पढ़ाया था तब दिया था। इफ यू हैव टू डिफरेंट सेट्स ऑफ एरियाज, सपोज तुम्हारे पास दो डिफरेंट एरिया, बट दोनों लकीली सेम फील्ड लाइंस को इंटरसेप्ट कर, मतलब दोनों के थ्रू फ्लक्स सेम होगा। मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने उस तरह का एक प्रॉपर्टी दिखाया था कि सपोज एक डाइवर्जिंग बंच ऑफ फील्ड लाइंस है, लाइक स्ट्रीम लाइंस की तरह डाइवर्जिंग एक फील्ड लाइंस है, एक एरिया यहाँ पे और एक एरिया यहाँ पे, दोनों सेम फील्ड लाइंस के ट्यूब के अंदर है बट डिफरेंट एरियाज है, टिल्टेड है, डिफरेंट साइज है, दोनों के थ्रू लेकिन फ्लक्स सेम होगा बिकॉज दोनों ही एरिया सेम अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस इंटरसेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकली एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि इफ यू हैव टू डिफरेंट सेट्स ऑफ एरियाज इंटरसेप्टिंग द सेम फील्ड लाइंस, द फ्लक्स वुड बी सेम। By that logic, अच्छे सुनिएगा, by that logic, the flux through hemisphere will be same as the flux through the circular area. CS लिखता हूं। ठीक है, क्यों? यहां पे फिर से देखो, फिर से मैं 2D फिगर में दिखाता हूं। तुम एक हेमिस्फेरिकल एरिया लो और एक सर्कुलर एरिया लो। अरे जो फील्ड लाइंस आ रहा है, फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए फील्ड लाइंस कैसे होते हैं? पैरेलल। तो पैरेलल फील्ड लाइंस है ना। अरे पैरेलल फील्ड लाइंस अगर ऐसे करके ड्रॉ करो तो तुम डायग्राम से सोचो, जितने फील्ड लाइंस इस बेस को कट करेंगे उतने फील्ड लाइंस इस कर्व्ड एरिया को भी कट करेंगे, नॉट एक्सेस नॉट स्मॉल। ठीक है, ओके, जितने फील्ड लाइंस इस कर्व्ड सरफेस को कट कर रहे हैं उतने फील्ड लाइंस इस सर्कुलर एरिया को भी कट कर रहे हैं। सर्कुलर सरफेस एंड हेमिस्फेरिकल सरफेस, बोथ ऑफ देम आर इंटरसेप्टिंग द सेम फील्ड लाइन। सेपरेट सेपरेट करके दिमाग में सोचो, एक बार ये लो और एक बार सेपरेटली वो कर्व्ड सर्कुलर उसका बेस लो। दोनों के थ्रू अगर सेम फील्ड लाइंस पास करें मतलब दोनों के थ्रू फ्लक्स क्या होना चाहिए? सेम। दैट मींस तुम बोलो कि सर मैं इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हेमिस्फीयर पे करूंगा ही नहीं, मैं इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट सर्कल प्लेन सरफेस एरिया पे करूंगा, सर्कल पे। अब अगर तुम सर्कल के लिए सोचो तब तो बहुत इजी बन गया, और ये तो ऑलरेडी प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा? ऐसा होगा। कर्व्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर बोलना डिफिकल्ट है, बार बार बता रहा हूं। इनफैक्ट कर्व्ड सरफेस के लिए अगर डीए देखोगे, डीए हर जगह वैरी करेगा ऐसे ऐसे करके। यही तो इनफैक्ट उस समय दिखाया था, जब डिटेल्स में दिखाया था ऐसे करके, डिटेल्स में एकदम सिखाया था, तो उसमें नहीं जा रहा। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस के लिए डीए इमेजिन करें या एएस इमेजिन करना डिफिकल्ट है, लेकिन प्लेन सरफेस के लिए एरिया बोलना एकदम इजी है। प्लेन सरफेस के लिए एरिया बस परपेंडिकुलर होता है, तो सर्कुलर सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसा होगा, इसका वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। एंड फील्ड भी किधर है? उधर ही है, तो ऑब्वियस बात है ये इजी इजी इंटीग्रेशन होगा। आप बोलोगे सर सिंपली ई डॉट डी ए दोनों पैरेलल, तो सिंपली ई इंटू ए आ जाएगा, या ई इंटू डी ए इंटीग्रेशन। मतलब कहीं पे भी तुम एक एलिमेंट्री एरिया लो, कहीं पे भी, वो भी क्या होगा? हॉरिजॉन्टली होगा। ठीक है, तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट विल बी लाइक cos 0 1, तो ई डी है माने ई नॉट डी ए, और ई नॉट बाहर गया तो इंटीग्रेशन डी ए, ई नॉट इनटू ए, ई नॉट इनटू ए मतलब वो पाई आर स्क्वायर कौन सा भी। तो यू हैव द सेम आंसर बट लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा डिफरेंट। ठीक है, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन यूज करते हो तो उसमें आपको डॉट प्रोडक्ट को समझाने के लिए प्रोजेक्टेड एरिया लेना पड़ेगा, और थ्योरेटिकली यू कैन कन्वर्ट योर प्रॉब्लम इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट सेटअप। आप अपना प्रॉब्लम एक सर्कुलर एरिया के थ्रू करो। मेन डिफरेंस हो रहा है कि एक एरिया कर्व्ड है, दूसरा एरिया फ्लैट है। एरिया अगर फ्लैट होता तो इट्स इजियर टू टॉक इन टर्म्स ऑफ एरिया वेक्टर, इट्स इजियर टू परफॉर्म एन इंटीग्रेशन, इट्स इजियर टू परफॉर्म अ डॉट प्रोडक्ट एज वेल। पर ये दोनों डिफरेंस अगर क्लियर होगा तो आप बहुत कुछ इजीली समझ पाओगे। तो इसलिए ये सबसे फंडामेंटल आइडिया है बिहाइंड फ्लक्स। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया में सोचो, कर्व्ड सरफेस एरिया में ई डॉट डी इवैल्यूएट करना भी डिफिकल्ट है, क्यों? अरे कर्व्ड सरफेस एरिया में ई वेक्टर तो हर जगह ऐसा होगा, लेकिन एरिया वेक्टर हर जगह अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, एंगल चेंज करेगा, तो कोई सोचेगा कि मैं फटाफट फटाफट इंटीग्रेट करूं, नहीं होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैंने वही प्रोजेक्टेड एरिया लेना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल, बहुत रूडिमेंट्री प्रॉब्लम था, बट जो भी है ये फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन के ऊपर है। ठीक है, फटाफट फटाफट लेते हैं, अब इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, बहुत रिविजन करवा दी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस बार गॉस लॉ थोड़ा ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब डायरेक्ट गॉस लॉ, गाउस, डायरेक्ट गाउस क्या है? ओके, क्या ये एक असाइनमेंट में भी था या शायद एग्जाम में था? इट्स प्रीटी सिंपल वन। ठीक है, अब बोलते हैं
सर यू हैव अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ठीक है, ठीक है, ये है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, होपफुली इतने दिन में याद है, ठीक है, तो इट्स अ शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब तुमको बोला हुआ है कि सर देयर इज अ तो मेन चीज है जो बोल रहा था कि यू हैव शीट ऑफ चार्ज एंड देन यू हैव अ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, एक इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस है, 3D नहीं करना चाहिए था हमको, 2D, हाँ, ये सिग्मा वाला सरफेस, और बोलते हैं सर एक स्फेरिकल सरफेस है लाइक दिस, ओके, ऐसा कुछ है, सेंटर रेडियस आर और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज एक्स, ठीक है, आपको आर एक्स ये सब दिया हुआ है, आपको पूछा है कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस इसके थ्रू फ्लक्स कितना है, ठीक है, यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस थ्रू एस, ये पूरा स्फीयर, ये एक इमेजिनरी सरफेस है, याद करना गॉसियन सरफेस हम लोग बोलते थे दैट इज इमेजिनरी और रियल कुछ भी हो सकता है, लेकिन तो ये एक इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस है, इमेजिनरी spherical surface, what is the net flux through this surface, तो समझ में आ रहा है ना, ये सरफेस बेसिकली शीट को थोड़ा कुछ दूर पेनिट्रेट कर रहा है, ये 2D में ऐसे दिखाया तुमको, 3D में कन्वर्ट करके समझना, ठीक है, 2D में दिखाया, 3D में थोड़ा कन्वर्ट करके समझिएगा, ओके। क्या सुनना चाहते हैं, पता क्या सुनना चाहते हैं, हार्ड वक्त रहता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा 2 एप्सिलॉन क्या होता था, अरे फील्ड होता था गधे, फ्लक्स, सुनो सुनो एक बात बोलता हूँ, जे क्लास करता है तू, क्यों करता है, वाह, घर में पढ़ना नहीं है, जस्ट क्लास करके चले जाना है, क्या चाप हो गया, दुख मत गाना गा, चुप रहे, बहुत बहुत कम है, अपलोड कर दिया, देख लेना, ठीक है, देख लेना, कमिंग सैटरडे पे प्रोबेबली, ठीक है, रुक जा पहले ये खत्म कर लेते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अब यहीं पे गॉस लॉ आता है, गॉस लॉ रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है, गॉस लॉ, और उसका इतना तो बता पाओगे, कर लिया होगा, हाँ हाँ, तो उसको छोड़ के और क्या बोलोगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या है, अच्छा वन उसका है, ठीक है, क्यू एंक्लोज्ड, मुझे पता है, तो वही तो मैं मुझसे पूछ रहा, ये बोले यार, ठीक है, क्यू एंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना, क्यू एंक्लोज्ड, एंक्लोज्ड बाई हूँ, बाय द सरफेस, जू चुप रहा है, बता दे रहे हैं, रुक रुक मुझे बोल लेने दे, जो इधर बात कर ले, फिर तुझे हम पकड़ करना होगा, करना, रुक, उफ, अरे, and this is equal to what, is equal to what, E dot dA flux but through a closed surface, that's a like necessary condition, तो गॉस लॉ रिवाइज करने के लिए फटाफट, लाइक आपको पता ही होगा, गॉस लॉ में भी आप फ्लक्स कैलकुलेट करते हो, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का ऑब्वियसली मेन आइडिया है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, दैट इज द मेन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पिछले प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है, पिछले प्रॉब्लम में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे थे दैट वाज थ्रू एन ओपन सरफेस, ओपन सरफेस का मतलब क्या होता है, जिसका एक एज होता है, एक बाउंड्री होता है, हेमिस्फीयर उसका एक बाउंड्री है, सर्कल उसका एक बाउंड्री है, इट इज एन एज, ठीक है, तो पिछला बार हम लोग फ्लक्स फ्रॉम ओपन सरफेस निकाल रहे थे, तो वी वेंट इनटू द एक्चुअल डेफिनेशन इंटीग्रेशन में, अभी जो हम लोग बोला गया दैट इज अ फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस के लिए ही दिया गया है गॉस लॉ, तो गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हो ओनली फॉर फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, मतलब तुम्हारा जो सरफेस इंटीग्रल होगा उसके ऊपर वो गोला सिंबल इसलिए देते हैं to emphasize that your surface, your Gaussian surface is closed, it has no edge, तो यहाँ पे sphere is a closed surface, ठीक है, तो closed surface के थ्रू अगर net flux निकालना है from all the sides, तो आप फॉर्मूला आ सकता है net flux will be equals to q enclosed by epsilon, ठीक है, ठीक, तो तुमको कुछ इंटीग्रेट नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में पूछेगा
फ्लक्स निकालना है और जो सरफेस के थ्रू पूछा वो क्लोज सरफेस है, तो आप सिंपली बोलोगे क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज मतलब उस इमेजिनरी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इस रीजन वाला चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज। थियोरेटिकली देखोगे तो वो तो एक सर्कुलर एरिया होगा ना, ये तो एक सर्कुलर एरिया होगा, ये सर्कुलर एरिया ये वाला है, ठीक है। एक स्फीयर थ्री डायमेंशन में, थ्री डायमेंशन में ड्रॉ करना डिफिकल्ट, थ्री डायमेंशन में एक स्फीयर एक शीट का एक पोर्शन इंटरसेप्ट करेगा ना, समझ में आ रहा है कैसे, ठीक है। तो जब कट करेगा तो सर्कुलर पोर्शन होगा। सो एक्चुअली यहाँ पे इस सर्कुलर पोर्शन का अगर रेडियस आर है, इट्स लाइक द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो एक्चुअली हम लोग का एक्सप्रेशन होना चाहिए क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज एनक्लोज्ड यहाँ पे जो भी चार्ज है इस एरिया में जो भी चार्ज है वही चार्ज चार्ज एनक्लोज्ड है। तो चार्ज एनक्लोज्ड किसी भी एरिया में चार्ज कैसे लिखते हो, सिग्मा इंटू एरिया। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया रहता है यू कैन इजीली राइट चार्जेस सिग्मा इंटू एरिया, होपफुली याद होगा, ठीक है। कोई अगर भूल चुका है तो कोई बात नहीं। तो चार्ज एनक्लोज्ड यहाँ पे सिग्मा इंटू एरिया लिख लो, वो एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, एंड पाई आर स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हो, ज्योमेट्री लगा लियो, ये कैपिटल आर स्क्वायर है और वो है ये वाला है स्मॉल आर, ठीक है, ओके। इतना पोर्शन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल इज लाइक द हाइपोटेन्यूज, अरे आर स्क्वायर है तो फिर रूट ओवर क्यों करोगे चाचा, ठीक है, ओके। ये फ्लक्स, सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एंटायर सरफेस, ठीक है। इसका जो भी फील्ड है, ये शीट ऑफ चार्ज का जो भी फील्ड है वो फ्लक्स, वो फील्ड ने चारों तरफ भेजेगा, हर जगह फ्लक्स होगा। मुझे इंटीग्रेट करके निकालना नहीं है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ में बार बार बोला गया द स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज दिस, गॉस लॉ से कहीं भी तुम अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हो यू गेट द नेट फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस, ठीक है, विदाउट एक्चुअली गोइंग इनटू इंटीग्रेशन। इसलिए तो गॉस लॉ पढ़ाया जाता है, क्या बोलते हो? कैसे, मतलब मैं वहां पर लिख रहा हूँ शीट ऑफ चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। हाँ, तो हम लोग शीट के कारण, चार्ज शीट के कारण फील्ड निकालते थे, यहाँ पे हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं थ्रू दैट सरफेस। हाँ भाई, इसीलिए तो बोले प्रैक्टिस करो, ठीक है। बहुत सिली प्रॉब्लम, हाँ बोल। हम्म, ठीक, ठीक, ओके सर, मत रो, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। तो सिमिलर प्रॉब्लम, तो दिस इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस, स्टेप बाय स्टेप इसलिए ले रहे हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स होता है जहां पे गॉस में सब डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल पाओगे, यू हैव टू यूज सिमेट्री अलोंग विद इट, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, फ्लक्स पे ऐसे ही होता है। एक फ्लक्स पे प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन बेस्ड, जो पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम होता है फ्लक्स बेस्ड, माने गॉस लॉ बेस्ड, जहां पे गॉस लॉ से हम लोग फ्लक्स निकाल लिए, ठीक है। तो थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज गॉस लॉ यूज करके फील्ड निकालना, यहाँ पे गॉस लॉ से हम लोग फ्लक्स निकाल, तो थर्ड टाइप प्रॉब्लम होता है गॉस लॉ से फिर फील्ड निकालने को बोलते हैं। और एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम होता है जहां पे गॉस लॉ यूज करना पड़ता है बट अलोंग विद सिमेट्री, ठीक है। तो अभी फिलहाल वो सिमेट्री वाला टाइप लेते हैं, ठीक है। सबने कॉपी कर लिया इधर, ऑनलाइन में हो गया होगा, ओके, जल्दी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इस टाइप का, जो एक प्रॉब्लम था उसे बोले जा रहा है, वही प्रॉब्लम लेते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, एक स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करते हैं, क्या बोलते हो, या yeah, somewhat like this, एकदम बेसिक। you have a charge capital Q and नीचे में, ठीक है, नीचे में एक इनफाइनाइट प्लेन है। आई रिपीट, दिस इज नॉट अ शीट ऑफ चार्ज, ये सब मत सोचना, ये बस एक इनफाइनाइट प्लेन है। ऐसे सोचो कि एक चार्ज को सर्टेन फाइनाइट डिस्टेंस पे तुम ग्राउंड के ऊपर रखे हो, ठीक है।
तो लेकिन एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है, बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड, और तुम कुछ सेंटीमीटर डिस्टेंस ऊपर पे एक पॉइंट चार्ज को रखे हो, तो ये जो इनफाइनाइट प्लेन है इसको मैं बोलता हूँ एस। तुम्हारा काम है फाइंडिंग द फ्लक्स थ्रू एस। फ्लक्स थ्रू एस कितना होगा ड्यू टू दिस चार्ज, कितना होगा? बोलो कितना होगा, सब बैठ के सोच रहे हो। हाँ ठीक ठीक, मैं अभी बोला, दिस इज नॉट अ शीट ऑफ चार्ज, ये बस ऐसे ग्राउंड है, सिग्मा कहीं आ ही नहीं सकता क्वेश्चन में। बी वेरी क्लियर, कहां पे इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूं, कहां पे मैं फील्ड पूछ रहा हूं, कहां पे मैं फोर्स ऑन शीट पूछ रहा हूं, कहां पे मैं जस्ट प्लेन का बात कर रहा हूं। बी वेरी क्लियर, सब चीज डिफरेंट है, कंफ्यूज मत करो। चार्ज क्यों है, साइड से देख रहा है, दिस इज एन इनफिनिट सरफेस, ठीक है, इनफाइनाइट सरफेस एकदम प्लेन, ऑल डायरेक्शन में इनफाइनाइट सरफेस है, तुमको इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं सर सिमेट्री लगाओ, कैसे सिमेट्री? हम बोलते हैं सर अगर ये डी डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस ऊपर में और एक इनफाइनाइट सरफेस ले लो, ठीक है। नाउ मैं बोल सकता हूं सर ये ऑलमोस्ट एक क्लोज्ड बॉक्स, जैसे इनफिनिट लाइंस मीट एट इनफिनिटी, इनफिनिट सरफेसेस विल आल्सो मीट, तो ये ऑलमोस्ट एक क्लोज सरफेस है, दिस कंप्लीट थिंग इज ऑलमोस्ट अ क्लोज्ड सरफेस। पक्का बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? ये सरफेस दिया हुआ है, तुम एकदम सिमेट्रिक सरफेस एक उधर लेते हो, ठीक है, दोनों मिलके मैं कंप्लीट क्लोज सरफेस बात कर सकता हूं, तो ठीक है, दूर में ये मीट कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा हम लोग को, ठीक है, तो दिस एंटायर थिंग इज ऑलमोस्ट अ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज मैंने ये दिमाग में मेरा क्यों चल रहा है, क्योंकि सर गॉस लॉ के लिए क्लोज सरफेस आपको चाहिए, आप गॉस लॉ तब तक नहीं यूज कर सकते जब तक आपके पास क्लोज सरफेस नहीं है। ये तो ओपन सरफेस था, इसको लेके क्या करते, हालत खराब हो जाती, इसको लेके कुछ करने जाते तो क्यों? अगर आपको लगा सर फ्लक्स निकालना थ्रू दिस सरफेसेस, तो चलो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, एक्चुअली पॉसिबल है, मैं ऐसे ही बोल, ठीक है, हाइपर बोल, ठीक है, डिफिकल्ट होगा क्यों? अरे क्योंकि कहीं भी एलिमेंट्री एरिया लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई वो एक अलग ही एंगल में है, और एरिया वेक्टर एक डिफरेंट एंगल में होगा, हर जगह जगह वेरी करेगा। तुम यहाँ पे एरिया वेक्टर लो कहीं पे, एरिया वेक्टर जब नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ, तो एंगल वेरी करेगा, सब वेरी करेगा, कैसे लोगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट। तो पहला चीज दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अगर स्कूल में कभी ऐसे प्रॉब्लम आते कि इन्फिनिट सरफेस से तो फ्लक्स पूछते हैं, आई वोंट गो फॉर इंटीग्रेशन, क्यों डिफिकल्ट हो, जब भी ऐसे प्रॉब्लम आते कुछ ना कुछ ट्रिक होता है, तो गॉस लॉ ही तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, लेकिन गॉस लॉ में हमेशा यू नीड अ क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस तुमको बनाना पड़ेगा। अब क्लोज सरफेस बनाने के लिए तुम आर्बिट्ररी कुछ नहीं करेगा कि सर यहाँ पे एक इन्फिनिट सरफेस है, चलो यहाँ पे घर बनाते हैं, नहीं, आप जो क्लोज सर्विस बनाने का ट्राई करोगे दैट शुड यूज सिमेट्री। होपफुली इतने दिन में सिमेट्री पता चला गया, तो ए और किसी डिस्टेंस पे तो सिमेट्रिकली मैं ऊपर भी लेता हूं, ठीक है, मतलब बेसिकली ही इज ट्रैप्ड बिटवीन टू इनफिनिट सरफेसेस, इनफिनिट इन ऑल डायरेक्शंस, स्क्रीन से बाहर भी निकल रहा है, दोनों साइड में इनफिनिट है, समझ रहे हो? तो दूर में तो मैं बोल सकता हूं ना दे आर मीटिंग एट फार अवे पॉइंट्स ऑन बोथ साइड्स, तो कंप्लीट चीज, ये कंप्लीट चीज क्या बन गया, क्लोज सरफेस। इस पूरे पे अगर तुम फ्लक्स निकालते हो नेट फ्लक्स, वो क्या आंसर करोगे, क्यों भाई, एप्सिलॉन नॉट, कि इस पूरे के लिए क्लोज चार्ज एनक्लोज्ड कौन है, ये है। सो नेट फ्लक्स थ्रू दिस एंटायर सिस्टम इज क्यू बाई एप्सिलॉन, ये क्या लगा दिए, गॉस लॉ। आप बोलते सर सिमेट्री लगाओ, क्या सिमेट्री? सर ये जो सरफेस है वो सरफेस है, दोनों सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक इन द सेंस मैंने बहुत बार क्लास में रिपीट किया इस तरह से कि सर इस चार्ज को बीच में रख के अगर इस सिस्टम को फ्लिप किए, मतलब ये सरफेस ऊपर चला गया, वो सरफेस नीचे आ गया, भगवान ने ऐसा किया, मतलब थिंक ऑफ दिस लाइक अ मैच बॉक्स, ठीक है, एक बहुत बड़ा मैच बॉक्स है, तुम बीच में यू आर एन अमीबा, आप बहुत छोटे हो, आपके रेस्पेक्ट में मैच बॉक्स इनफाइनाइट, तो मैच बॉक्स को तुम तो भाई एज ए ह्यूमन तुम इसको उल्टा कर सकते हो, तो मैच बॉक्स का टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस में कोई डिफरेंस हो रही है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द चार्ज इन बिटवीन, तो टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस आर अलाइक, तो दोनों के थ्रू इंडिविजुअल फ्लक्स क्या होना चाहिए, सेम, ये है सिमेट्री, ये स्टेप है सिमेट्री, कि दोनों के थ्रू फ्लक्स अगर सेम है, सो दिस नेट फ्लक्स इज एक्चुअली phi s plus phi s 2 phi s। कोई बोला सर ये दूर सरफेस है थ्रू दिया तो फ्लक्स होते पर হবে কেন, ये दूर में अगर कोई क्लोज सरफेस है भी, ये क्लोज करने के लिए साइड्स में, ए बाय द टाइम फील्ड रीचेस देयर, फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो। फील्ड क्या होता है 1/r², तो वहां पे फील्ड ही जीरो है, तो उस सरफेस में कोई फ्लक्स होना चाहिए नहीं, लेकिन इस सरफेस में तो फ्लक्स होगा ना, फील्ड लाइंस तो इंटरसेप्ट करेंगे इसको अच्छे से।
समझ में आ रहा है बात? तो जो भी नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स, उसमें दो लोगों का ही कंट्रीब्यूशन आएगा मेनली, ऊपर का टॉप इन्फिनिट सरफेस, नीचे का टॉप बॉटम इन्फिनिट सरफेस। ठीक है, दोनों सिमेट्रिक है तो दोनों के थ्रू सेम फ्लक्स 2 phi s, तो phi s कितना आ गया, q by 2 एप्सिलॉन। सो इजी। तो ये है सिमेट्री प्लस गॉस, ऑल्टरनेटिव आइडिया। ठीक है, सिमेट्री अप्लाई करेंगे, हो सकता है बहुत लोग एकदम भूल चुके हो क्योंकि सिमेट्री इसके बाद ज्यादा यूज हुआ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही रिवाइज करो। और एक चीज बोल देता फटाफट फटाफट, फ्लक्स का फिजिकल आइडिया क्या है, अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस इंटरसेप्टेड, उस आइडिया से भी निकाल सकते हो। कैसे, ये देख, একটা पॉइंटर से कैसे सोचो, एक पॉइंटर से जो फील्ड लाइंस निकलते हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्फीयर, स्फेरिकल सिमेट्री होता है, इतना तो याद है। तुम 2D में ड्रॉ करो, एक बार सोचो, बस कॉपी किताब लेके और थोड़ा सा दिमाग लेके अपने साथ थोड़ा सोचो। कहां पे नहीं होगा, मुझे दिखा। ऐसा हुआ फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लेट्स से n है। अब सुनिएगा अच्छे से, नीचे में अगर मैं इनफाइनाइट प्लेन लेता हूं, इनफाइनाइट प्लेन, তো একবার ভালো করে ডায়াগ্রাম থেকে দেখ, এই ফিল্ড লাইনটা কাট করছে, এই ফিল্ড লাইনটা কাট করছে, कट कर रहा है, जो फील्ड लाइन एकदम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे ऐसा निकलेगा, वो फील्ड लाइन इसको कट करेगा, लेकिन कहां पे कट करेगा, इन्फिनिटी पे। वो इस सरफेस को, बाकी सब फील्ड लाइंस इधर कट किया, इधर भी सेम स्टोरी। ठीक है, क्लियर? तो मैं क्या बोल सकता हूं, सर सुनिएगा वन सेकेंड, टोटल फील्ड लाइंस अगर n है, हाफ द फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दिस। फिर से फॉलो कर, टोटल फील्ड लाइंस अगर n है, हाफ द फील्ड लाइंस विल पास थ्रू द बॉटम सरफेस। समझ में आ रहा है? पास में नहीं कट करेंगे तो दूर में कट करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। क्लियर है? द अदर हाफ वो जिंदगी में कट नहीं करेंगे, वो ऊपर में चले जाएंगे ना। तो अगर टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स एक पॉइंट चार्ज के लिए कितना होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वो होता है n फील्ड लाइंस के कारण, लेकिन यहां पे कितना पास कर, n by 2, तो फ्लक्स कितना होगा, q by 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे किस तरह का लॉजिक दिया? क्लियर हुआ तब? ये और एक लॉजिक है। ठीक है, तो आप ऐसे डायग्राम से सोच सकते हो, यू डोंट नीड टू कंस्ट्रक्ट अनदर सरफेस, जस्ट थिंक लॉजिकली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ऐसे ही बोल सकते हो। किसी को ना समझ में तो बोलना, रिपीट करने को कर देंगे, लेकिन ये सब हुआ था एक्चुअली। कोई मिस किया हो तो चलो करो, रिवाइज करो, ऐसे और क्या बोलो। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था क्या ऑनलाइन में, क्या हुआ? इसको अपने वर्ड्स में लिख लेना, मैं वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस इक्वेशन लिख कर समझा दे रहा हूँ। तो phi net equals to q by epsilon naught, which is proportional to total number of field lines. Phi s is proportional to n by 2. Phi s मतलब नीचे के सरफेस से जो पास कर, therefore phi s equals to phi net by 2, q by 2. तो there are two ways of thinking about it. अब सिमेट्री करो, ऐसा आइडिया लगाओ। चलिए, फिर नेक्स्ट टाइप है, ये मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी तरह सिमिलर जो टाइप था कि सर एक चार्ज है और यहाँ पे डी डिस्टेंस ऊपर, डी डिस्टेंस नीचे, एक स्क्वायर फेस है, स्क्वायर प्लेन है, ये इनफिनिट नहीं है, इट्स फाइनाइट। ठीक है, स्क्वायर फेस है, स्क्वायर सरफेस है। अब पूछते हैं इसके थ्रू फ्लक्स निकालो, फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस। ठीक है, एकदम सेंटर के ओवरहेड है। ठीक है, तो इसी में वो कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, इसी में वो आंसर आता है q by 6 एप्सिलॉन नॉट। एक बार फटाक से बोल देते, इसमें क्या लॉजिक रहता था, 2D में देखोगे तो फिर से तुमको वैसे ही लगेगा,
क्यू है, डी डिस्टेंस नीचे, तुम्हारा एक सरफेस है, ठीक है। अच्छा डी नहीं, सॉरी, d/2 करना पड़ेगा, ठीक है, d/2, तभी ना सिमेट्री आएगा, घंटा सिमेट्री आएगा, ठीक है। तो d/2 डिस्टेंस ऊपर एक वो चार्ज है, और जो नीचे का स्क्वायर सरफेस है वो डी है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या दे देते हम लोग, रिवाइज कर देते थे, ठीक है। हम लोग बोलते थे कि सर हाँ यहाँ पे आप क्या करो, इसी की तरह और 5 सरफेस लेके कंप्लीट अ क्यूब, क्यूब कंप्लीट अ क्यूब बिकॉज वी नीड अ क्लोज सरफेस। जब तक क्लोज सरफेस नहीं होगा तब तक आप गॉस लॉ लगा नहीं सकते। तो लोग बोलते थे कि सर कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट क्यूब, ठीक है, इसके आसपास आरो और 5 सरफेसेस कंस्ट्रक्ट कर दो, स्क्वायर सरफेसेस, कवर इट अप, ठीक है। एंड देन अगेन बाय यूजिंग सिमेट्री ईच सरफेस इज लाइक इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि सेंटर पे आ जाएगा। लकीली तुमको ऐसा एक वैल्यू दिया हुआ है कि चार्ज सेंटर पे आ जाएगा एंड हर सरफेस से इक्विडिस्टेंट होगा, ठीक है। वो लॉजिक रहता था सिमेट्री लॉजिक, ठीक है। मतलब इसके थ्रू फ्लक्स अगर फाई एस है तो हर एक के थ्रू फाई एस है, ठीक है। आप फिर से बोलोगे सर नेट फ्लक्स आपका होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बट दिस विल बी लाइक 6 टाइम्स ऑफ फाई एस, क्योंकि 6 सरफेसेस है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, हर एक सरफेस के थ्रू फाई एस है, ठीक है। तो फाई एस का वैल्यू आता था क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इट्स प्रीटी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एकदम शॉर्ट प्रॉब्लम, मेन पार्ट ये करते हैं जो इसके साथ ही लेते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम होता था कि सर एक क्यूब है, वो लोग दे देते कि सर क्यूब है स्टार्टिंग, इमेजिनरी क्यूब, ठीक है, लेट्स से चार्ज एक कॉर्नर में, ठीक है, चार्ज एकदम एक कॉर्नर में। ये भी कॉमन प्रॉब्लम होता था, हम लोग लिए थे, रिकॉल करना, रिवीजन के लिए ले रहे हैं। चार्ज कॉर्नर में है एट द लाइक कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब डी है। आपका काम है फाइंडिंग द फ्लक्स, नाम देना पड़ेगा, चलो ए बी सी डी, जहां पे चार्ज है ई एफ जी, पीछे में कहीं पे एच, एक कॉर्नर पीछे में होगा। तो आपको फ्लक्स निकालना थ्रू द टॉप सरफेस ए बी सी डी, आपको फ्लक्स निकालना थ्रू द सरफेस बी सी एफ जी, दोनों तरफ फ्लक्स निकालना, ठीक है। सो ये भाई इमेजिनरी क्यूब जिसके कॉर्नर पे चार्ज है, पॉइंट चार्ज, जो वहीं पे बैठा हुआ है, ठीक है। एंड तुमको इस टॉप सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना और इस सरफेस से फ्लक्स निकालना, ठीक है। तो देखो कि याद आ रहा है कि नहीं, तुम लोग को याद आ रहा है तो कर लो, तो फिर हम डिस्कस कर ही देते। यहाँ पे हम लोग को ऑब्वियसली यूज करना पड़ता है सिमेट्री, ठीक है। कुछ लोगों का डाउट सुन के हमको लग रहा है कि भाई बहुत कुछ हम लोग का कॉन्सेप्ट में खामी है। प्लीज पुराने वीडियोस जाके रिकॉल करना, देख लेना, सब रिकॉर्डेड है, पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा बैठ के फिर से गौसला पढ़ाऊँ, ठीक है। तो एक बार देखिएगा घर में जाके, जो लोग को एकदम पल्ले नहीं पड़ रहे, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, पहला चीज कुछ चीजें क्लियर कर देते हैं। सपोज मैं 2D डायग्राम देख रहा हूँ, साइड से देख रहा हूँ, दिस इज माई क्यूब, ठीक है, मैं किसी एक साइड से देख रहा हूँ, चार्ज ऐसा है, ठीक। एक सरफेस टॉप वाला सरफेस है और एक सरफेस इधर वाला सरफेस है, राइट, ठीक ना। एक ये सरफेस मैं सपोज इधर से देख रहा हूँ, तो इधर से अगर मैं देख रहा हूँ तो 2D, चुप रहना भाई, मुझे बोल लेने दे, तूने जितना बोलना था बोल लिया, मुझे बोल लेने दे चुप। ओके, तो यहाँ इधर से देख रहा हूँ तो आपको कैसे दिखेगा, 2D फिगर ऐसा दिखेगा, ठीक। ऊपर वाला टॉप सरफेस ये वाला, ये बी सी एफ जी वाला सरफेस, ठीक है। तो पहली बात, ऊपर वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, क्यों, जस्ट इमेजिन द फील्ड लाइंस, स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक है। हियर इज अ नाइस पार्ट, जो टॉप का सरफेस है उसके लिए सर एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो भी एलिमेंट्री एरिया वेक्टर लोगे टॉप के सरफेस पे उसके परपेंडिकुलर होगा, लेकिन उसके लोकेलिटी पे, उस रीजन पे फीलेंस तो पैरेलल निकल जा रहा है ना, फीलेंस ग्रेजिंग द सरफेस, जो टॉप सरफेस है उसको फीलेंस ग्रेज करके निकल रहा है, वहां पे ई डॉट डी कितना आ जाएगा, 0। जो मैंने बोला ना, एकदम मुंह बंद कर रहा, जितना बकना था बका, अब चुपचाप रहेगा।
तो बीसीएफजी के थ्रू एक बार जीरो बोलेगा, एक बार बोलेगा एबीसीडी, फिर दूसरा लॉजिक का चुका है। तो एबीसीडी के थ्रू फ्लक्स जीरो रहेगा, रीजन क्लियर हो गया। जितने फील्ड लाइंस है वो टॉप सरफेस के पैरेलल निकल जा रहा है और वहां पे एरिया वेक्टर ऐसे, तो उसके थ्रू फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। नॉट जस्ट दैट, अगर ऐसे करके ड्रॉ करके सोचते हो तो यू विल बी क्लियर अबाउट दिस स्टेप एज वेल। क्या सर? सर इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, ये जो सरफेस है यहाँ पे, ये जो वर्टिकल सरफेस, जीरो। इस सरफेस के लिए भी एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर सरफेस, और यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। तो फ्लक्स जीरो सिर्फ एक सरफेस के थ्रू नहीं हो रहा है, देयर आर एक्चुअली 3 सरफेसेस जिसके थ्रू फ्लक्स जीरो होगा। कौन कौन से? अगर मैं 3D में ड्रॉ करूं, थोड़ा मेहनत से देखो, जिस कॉर्नर में चार्ज रखा हुआ है, अच्छे से सुनिएगा, जिस कॉर्नर में चार्ज रखा हुआ है उस कॉर्नर के साथ एडजेसेंट 3 सरफेसेस है कि नहीं? ठीक है, इस कॉर्नर के साथ एडजेसेंट एक टॉप सरफेस है, एक ये वाला सरफेस, ये वाला, और एक पीछे वाला सरफेस। तो इसके थ्रू, मैंने सबका नामकरण अब नहीं कर रहा, इसके थ्रू, वो पीछे वाले सरफेस के थ्रू और इसके थ्रू, तीनों के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, जीरो। सब में ऐसा एक बिहेवियर आएगा। ठीक है, 3D में अगर इमेजिन करो तो बहुत सारे फील्ड लाइंस इस सरफेस के पैरेलल निकल जाएंगे, इस सरफेस के पैरेलल निकल जाएंगे, मतलब उसको ग्रेस करके, पैरेलल मतलब ग्रेस करके, सरफेस उसको ग्रेस करके निकल जाएंगे, और पीछे वाले सरफेस को भी ग्रेस करके निकल जाएंगे। क्लियर है बात? सो आउट ऑफ द क्यूब के पास 6 सरफेस है, out of the 6 surfaces, 3 surfaces have zero flux. Clear? Because of this simple reason, कि E vector is perpendicular to dA vector for those 3 surfaces. और वो surfaces कौन है? Once again I repeat, adjacent to that corner. ठीक, उन तीनों को छोड़ के और 3 surfaces जो कि adjacent नहीं है, कौन कौन से? दिख ही रहा है? ठीक है सर, ये सामने वाला surface, ये bottom वाला surface और वो पीछे वाला surface। ठीक है, ये पीछे वाला, ये सामने वाला और ये बॉटम, ये तीन देखो उस कॉर्नर से दूर है, इन तीनों के थ्रू फ्लक्स सेम होगा, जो भी होगा नॉन जीरो आएगा लेकिन सेम होगा थ्रू ईच। अच्छा, पहले चीज फ्लक्स जीरो क्यों होगा, यहीं पे देखो, अरे भाई फील्ड लाइंस এমনি করে বেরোবে আর लोकल एरिया वेक्टर तो एमनी থাকবে, तो इन लोगों के बीच में एंगल 90 डिग्री तो नहीं आ रहा है, कुछ नॉन 90 एंगल आ रहा है, मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट विल सर्वाइव, माने इसके थ्रू फ्लक्स आएगा। इंटरेस्टिंगली इस 2D डायग्राम में देखो, फील्ड लाइंस यहां से भी निकलेंगे, यहां पे भी एरिया वेक्टर कैसा होगा, लोकली इस तरह का, यहां पे भी एंगल आएगा। इंटरेस्टिंगली सिंस इट्स का क्यूब, इस 45 डिग्री में जितने फील्ड लाइंस है, इस 45 डिग्री में सेम फील्ड लाइंस होंगे, समझ में आ रहा है? इस 45 डिग्री में जितने फील्ड लाइंस है दे आर पासिंग थ्रू द बॉटम सरफेस, और यहां पे दे आर पासिंग थ्रू दिस सरफेस, इन अदर वर्ड्स सिमेट्रिक है। कौन कौन वाले? ये और ये सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉर्नर। पाती एक कॉर्नर रेस्पेक्ट है 8 ऑफ सिमेट्रिक, 8 ऑफ सिमेट्रिक। क्यों? तुम इसको ना मतलब बेसिकली इसके बाद घुमा दो, ठीक है, इसके बाद अगर ऐसे करके फ्लिप कर दो, समझ लो कैसे 3D में बोल रहा हूं, ये इधर चलाएगा, ये इधर चलाएगा, लेकिन तुमको डिफरेंस पता चलेगा नहीं। मैंने डे 1 से सिमेट्रिक के बारे में एक चीज बोला है, हम लोग सिचुएशन को सिमेट्रिक कब बोलते हैं, व्हेन दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल। आप जब दो सिनेरियोज या दो स्टेट्स या दो कॉन्फ़िगरेशंस के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, उसको सिमेट्रिक बोला जाता है। तो अगर तुम इसको फ्लिप कर दो अबाउट दिस लाइन, अबाउट दिस डायगोनल लाइन सॉर्ट ऑफ, ये सरफेस यहां गया, ये सरफेस यहां गया, तुम डिस्टिंग्विश कर पाओगे नहीं। इन दिस सेंस दे आर सिमेट्रिक। 2D में एक्चुअली समझाना इजी है, 3D में समझाना डिफिकल्ट होगा। 3D में तुमको बॉडी डायगोनल के अबाउट घुमाना पड़ेगा, छोड़। बट इतना कन्विंस हो गए कि वो दोनों सिमेट्रिक है, सेम फील्ड लाइंस इंटरसेप्ट कर रहे हैं और, ठीक है। तो भाई, तो ऐसे सिमेट्रिक सरफेसेस कौन कौन से हैं? अच्छा, ये नीचे वाला सरफेस यहाँ पे जो दिखाया है, ये एक्चुअली बॉटम वाला सरफेस है, और ये सरफेस जो दिखा रहा है वो एक्चुअली ये सामने वाला सरफेस है, ठीक है। सेम तरह से वो पीछे वाला सरफेस भी सिमेट्रिक, ठीक है। सो ऑल दिस 3 सरफेस दे आर सिमेट्रिक, तो तीनों के थ्रू फ्लक्स क्या होना चाहिए, सेम। ये सिमेट्री आपको रियलाइज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस सर बोल रहे हैं तो मान लेते हैं, या ऐसा होना ही चाहिए। बहुत डाउट हुआ तो बॉडी डायगोनल के अबाउट ट्राई टू इमेजिन, इफ यू टेक द बॉडी डायगोनल, उसके अबाउट वो तीनों सरफेसेस सिमेट्रिक होंगे, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हो, देयर आर सो मेनी वेज ऑफ लाइक टीचिंग सिमेट्री। आप ऐसा बोल सकते हो,
सर इस कॉर्नर जहां पे चार्ज रखा हुआ है उसका जो ऑपोजिट कॉर्नर है उससे फिर तीनों सरफेसेस एडजेसेंट है। ये जो तीन सरफेस है जिसके थ्रू फ्लक्स सेम बोलो, वो तीन सरफेस इस कॉर्नर के एडजेसेंट है, ये बॉटम वाला और ये पीछे वाला। ठीक, तो इस कॉर्नर के रेस्पेक्ट तीनों सिमेट्रिक है, तो ऐसे करके आप सिमेट्री समझा सकते हो। बाप रे, तो मैं बोलता हूं सर फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, वन सिंगल क्यूब, इट्स एक्चुअली 3 टाइम्स ऑफ phi s। phi s क्या है? फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। हमको जो क्वेश्चन में पूछा था ना, फ्लक्स थ्रू BCFG, BCFG मतलब ये सामने वाला सरफेस, ये एक्चुअली है फ्लक्स थ्रू S, और ये आंसर कितना आ गया? 0। ठीक है, तो एक के थ्रू मैं phi s बोल रहा हूं, मतलब ये सामने वाला सरफेस BCFG, हाँ ये वाला phi s, और तीनों के थ्रू 3 phi s, तो नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज 3 phi s। ठीक, नाउ वार्निंग, इस नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब को गलती से भी Q बाई एप्सिलॉन नॉट मत बोल देना, क्योंकि Q बाई एप्सिलॉन नॉट बोलने के लिए द चार्ज मस्ट बी एनक्लोज्ड। यहां पे चार्ज पेरीफेरी पे जाकर बैठा हुआ है, आप नहीं लिख सकते ये चीज। ठीक, तो मैं हाईलाइट कर दूं सर, दिस इज नॉट इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज इज नॉट एनक्लोज्ड बाय द Q, वो एज पे बैठा हुआ है यार। 3D में इसलिए देखो ना, कुछ पोर्शन अंदर में कुछ पोर्शन बाहर में। ऐसे केस के लिए गॉस लॉ अप्लाई नहीं होता, गॉस लॉ अप्लाई होता है एक कंप्लीटली एनक्लोज्ड होना चाहिए भाई, अंदर में पेरीफेरी, मतलब ऐसा नहीं कि बोलते ना एक पैर पास्ट में एक पैर प्रेजेंट में, ऐसा नहीं होगा। ओके, रंग दे बसंती देखा किसी ने? नहीं, छोड़, कोई नहीं, ऐसे पॉप कल्चर रेफरेंस। तो मेन चीज बात यह है, ठीक है, कि चार्ज के लिए आप ये लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या करते हैं, बाप रे बाप, कुछ लोग होपफुली याद आ गया होगा बाय दिस टाइम। लोग बोलते हैं सर हमको अब चार्ज को अंदर में लाना, कंप्लीटली एनक्लोज करना ताकि गॉस लॉ लगा पाए। तो लोग ये बोलते हैं कि सर ये थोड़ा देख लेना, ये छोटा सा हमारा क्यूब है, आप इसके आसपास और क्यूब लगा दो। ठीक है, ठीक है, ओके। इस सर ये जो स्ट्रक्चर दिखाया हूं, इस स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में चार्ज यहां पे, इधर है चार्ज, ठीक, यहां पे, लेकिन अभी भी क्लोज नहीं हुआ, ऊपर में झलक दिखला जा कर रहा है। हाँ, तो हम बोलेंगे सर ऐसा नीचे हमको इनक्लोज करना, तो क्या करेंगे सर, ऊपर में भी कंस्ट्रक्ट कर दो। ठीक है, रुक जाओ, हाँ, ड्रॉ करना ना बहुत डिफिकल्ट है। आप, आई होप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, आई होप, उम्मीद तो दुनिया का है। ठीक है, ओके, मतलब एसेंशियली स्पीकिंग पीपल से दैट आप क्या करो, जो ओरिजिनल क्यूब था उसको छोड़ के नीचे में 3 और ऊपर में 4 और ऐसे सिमिलर क्यूब्स लगा दो, टोटल 7 क्यूब्स। ठीक है, टोटल 8 क्यूब्स, एक्स्ट्रा 7 था। ठीक है, सो 8 स्मॉल क्यूब्स। इससे क्या बनेगा, एक बड़ा क्यूब बनेगा जिसका साइड लेंथ है, लेट से एक एक का मैंने सर डी दिया था, नहीं कुछ नहीं दिया था, हाँ डी दिया था, तो एक बड़ा क्यूब मिला जिसका साइड लेंथ क्या है, 2D। ओके, अब लोग बोलते हैं तो चचा सेंटर के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर, ईच ऑफ द स्मॉल क्यूब्स इज सिमेट्रिक। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू, कोई बोलेगा सर या तो सिमेट्री हम यार पार्ट चीना, किंतु कुछ करने का नहीं है, एग्जाम में ये सब आता है। विद रेस्पेक्ट टू क्यू जो कि सेंटर है, ईच स्मॉल क्यूब इज सिमेट्रिक। क्यों सर, सेंटर के रेस्पेक्ट में हर एक क्यूब, हर एक स्मॉल क्यूब तो एक कॉर्नर पे। ठीक है, अब 2D फिगर अगर करते हो, यहाँ पे चार्ज है सर, ये क्यूब एक कॉर्नर में, ये क्यूब कॉर्नर में, ये क्यूब कॉर्नर में, ये क्यूब कॉर्नर में, अगर मैं सेंटर का पार्ट घुमा दूं ऐसे करके, तुम कभी डिफरेंस बोल पाओगे? ये क्यूब यहाँ पे चलाएगा, ये क्यूब यहाँ पे, कोई डिफरेंस बता पाओगे? नहीं, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश। अगर डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो, मतलब इसका मतलब ही सिमेट्री। ठीक है, तो सिंपल बात है, तो तुम इस सरफेस के अलॉन्ग घुमाओ, मतलब घुमाओ किसी भी तरह से, all the 8 cubes, each one of the 8 cubes is symmetric. So with respect to q, each small cube क्या है, is symmetric. अरे चचा, is symmetric. ठीक है, तो हम बोलते हैं सर ये for this big cube the net flux, इसके लिए क्या बोलेंगे, q by epsilon naught, but it is equals to 8 times, because there are 8 cubes, 8 times the flux through each cube. लेकिन flux through each cube is 3 phi s, so
24 5s, तो 5s इज q by 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाँ सॉलिड स्टेट यस। ऑल्टरनेटिवली somebody might say कि सर आप एक फेज के थ्रू निकालो, बड़ा क्यू का एक फेज q by 6, एक फेज के 4 पार्ट्स, मतलब each phase of the big cube is made of 4 parts, तो by 4 कर दो, तो q by 24। तो there are many ways of reaching the q by 24 answer, but this is one of the ways। तो मैं कुछ ज्यादा ही डिटेल्स में सिमेट्री में चला गया, गॉस लॉ के नाम पे मतलब मैंने बहुत ज्यादा लिखा दिया। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इस टाइप का लेते हैं, फिर सिमेट्री में विल कम बैक टू दिस। माने ये जो प्रॉब्लम टाइप्स है गॉस लॉ अलोंग विद सिमेट्री, इस पे बहुत टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं। आई कांट स्टार्ट टेकिंग देम ऑल ओवर अगेन, मैं बाद में लेता हूँ। फिलहाल एक इंटीग्रेशन बेस्ड है, वो कॉमन प्रॉब्लम रहता है वो ले लेते हैं। इंटीग्रेशन नहीं, लाइक थोड़ा ज्योमेट्री बेस्ड। या टेक दिस वन, लेट्स से यू हैव अ, फॉलो करना, सिलेंडर, you have a solid cylinder of charge density rho। इस बार ये सरफेस है, इस बार ये पूरा का पूरा चार्ज है। ठीक है, ये वो सॉलिड सिलेंडर ऑफ चार्ज डेंसिटी रो, इट्स फिल्ड विद चार्जेस, मेड अप ऑफ चार्ज। इट्स अ बिट लाइक, आप लोग लाइन ऑफ चार्ज पढ़े थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब सोचो वो लाइन लाइन नहीं है, वो एक मोटा सा सिलेंडर है, इसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, तुमको क्वेश्चन पूछा रही है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर, मतलब लेंथ वाइज इनफाइनाइट है। तुम्हारा क्वेश्चन है फाइंड द फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉलर, फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर, मतलब एक्सेस से। उत्कर्ष क्या देख रहा है, ट्राई कर, काय चीटिंग करेगा, तो घर में रिवीजन करना चाहिए। कोई एक पॉइंट लेते हो जिसका डिस्टेंस है स्मॉलर फ्रॉम द एक्सिस, उस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ आर। ठीक है, क्लियर है? एक बार ट्राई करो। क्या करते हैं, गॉस लॉ से अगर फील्ड निकालना होता है तो जनरली आपको एक सिमेट्रिक सेटअप देता है। ये एक सिमेट्रिक सेटअप ही है। कैसे, अगर देखोगे तो दिस इज दिस सिचुएशन इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक। तीन तरह के सिमेट्रिक सिचुएशंस जनरली होता है, स्फेरिकल सिमेट्री, सिलिंड्रिकल सिमेट्री एंड प्लेनर सिमेट्री। सिलिंड्रिकल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, एक्सिस के अबाउट तुम कहीं भी घूमो एट अ पर्टिकुलर रेडियस, हर पॉइंट आपके लिए सेम होगा। ऑब्वियस बात है, तुम एक चीज सोचो, तुम एक्सिस से आर डिस्टेंस इधर जाओ, आर डिस्टेंस इधर जाओ, तुम दोनों में डिफरेंस बोल पाओगे? नहीं। किसी को लगा है सर मैं डिफरेंस बोलते पारो, क्या कि इट लेफ्ट इट राइट। ठीक है, नहीं, किसी को लग सकता है, कोई बात नहीं। जिसको भी इन दोनों में डिफरेंस देगा उसको बोलना कि तुम सर आंखें बंद करो थोड़ी देर के लिए एंड तुम इसको बस घुमा दो। अगर सिस्टम को एक्सिस के ऊपर थोड़ा घुमा देते हो, दिस पॉइंट विल कम हियर, दिस पॉइंट विल गो देयर, लेकिन वो जो बंदा है वो क्या डिफरेंस बोल पाएगा दोनों में? नहीं। दिस इज व्हाट वी मीन बाय सिमेट्री। बार बार 11 के स्टार्टिंग से मैंने जब भी सिमेट्री पढ़ा है मैंने ऐसे ही बोला है बार बार। सिमेट्री मतलब यू वोंट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू लोकेशंस। एंड हर बार इससे मैं एक्सपेरिमेंट बोलता हूं कि सर ऐसे कि एक्सपेरिमेंट करना, इमेजिन करो कि यू क्लोज योर आईज, सिस्टम को थोड़ा घुमा दो, फिर देखो कि आप डिफरेंस बोल पा रहे हो। ठीक है, तो सिंपल बात है कि नॉट जस्ट दिस पॉइंट, एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर, नॉट जस्ट हियर, इधर इधर, समझ रहे हो? मैंने एनी पॉइंट इन अ सर्कल, समझ में आ रहा है ना? ऑल दीज पॉइंट्स दे आर सिमेट्रिक। तुम एक्सिस के ऊपर अगर इसको रोटेट करते हो, यू कैन नॉट फिगर आउट एनी डिफरेंस। ठीक है, इस सेंस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है, ऑल दिस पॉइंट्स आर सिमेट्रिक। ठीक, आप सेकंड पार्ट जो आते हैं, मैं सिलिंड्रिकल सिमेट्री डिटेल्स में समझा रहा हूं। सिलिंड्रिकल सिमेट्री क्यों बोलते हैं? ये तो सर्कुलर सिमेट्री वाज सॉर्ट ऑफ। सिलेंडर इसलिए बोला है क्योंकि ये इनफाइनाइट है। अब इस वर्ड का इंपॉर्टेंस समझो, अगर इनफाइनाइट है दैट मींस ये पॉइंट और इसके वर्टिकली नीचे ये पॉइंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं। अगेन तुम बोलोगे सर कैसा डिफरेंस नहीं? मैं बोलूंगा ठीक है सर, तुम सपोज इस पॉइंट को देख रहे हो, यू गिव इट अ नेम ए, यू गिव इट अ नेम बी, तुम बोले सर बी दूसरा पॉइंट है, ए डिफरेंट पॉइंट है, तुमको दोनों में एक डिफरेंस लग रहा है मे बी। मैंने फिर से बोला तुम अपनी आंखें बंद करो,
तुमने अपनी आंखें बंद की, मैंने इन्फिनिट सिलेंडर को ऊपर ढकेल दिया, भगवान ढकेल दिया इसको, ठीक है, मैंने इसको पुश किया, बी सपोज इस पॉइंट पे चला है, तुमको कोई डिफरेंस पता चलेगा जब अपनी आंखें खोलोगे? नहीं, इनफाइनाइट सिलेंडर जैसे शिफ्टिंग वो इन्फिनिटी रहेगा। तो दिस सिंपल लॉजिक कि सिंस वी हैव एन इनफाइनाइट सिलेंडर यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस पॉइंट, माने वर्टिकली मूव करो कोई भी पॉइंट में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट से सर दिस पॉइंट इज क्लोजर टू द एज, इसका एज तो है ही नहीं भाई, ये कहीं खत्म तो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियर है ना बात? तो एट अ फिक्स्ड रेडियस दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट सब सिमेट्रिक है, मतलब अगर इन सब पॉइंट्स का लोकस देखोगे तो लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विल बी अ सिलेंडर, इसीलिए बोलते हैं सिलिंड्रिकल सिमेट्री, ठीक है। इतना कुछ हाईलाइट होता है जब तुम लोग डेरिवेशंस करते हो। अगर एमसीक्यू के चक्कर में डेरिवेशंस प्रैक्टिस नहीं किए, आइडियाज दिमाग से एकदम छू हो जाएंगे, ठीक है, छू मंतर हो जाएगा। लेकिन अगर भूल गए तो कोई टिपिकल प्रॉब्लम अगर आ गया तो वहां पे सिमेट्री आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, इसीलिए एडवाइस ये जाता है डेरिवेशन देख लिया करो, ठीक है। अंडरस्टैंड कि यहां पे हम लोग सिलिंड्रिकल सिमेट्री बोलते ही क्यों? For a given radius smaller, you cannot distinguish between any two points on this imaginary surface of cylinder. अंदर में एक सिलेंडर का इमेजिन करो ऑफ अ गिवन रेडियस, इसके सरफेस पे कोई भी पॉइंट लो आप उनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप रोटेट करोगे तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, आप ऊपर नीचे ट्रांसलेट करो तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस सेंस में सिलिंड्रिकल सिमेट्री बोलते हैं। अब यहाँ पे लॉजिक क्या रहता है, फील्ड निकालना है, फटाफट करते हैं। हम बोलते हैं सर ये एक इमेजिन सिलेंडर लो, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, ये आपका गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जब भी चूज किया जाता है हम लोग बोलते हैं इट ओबेज सिमेट्री, ठीक है। तो ऐसा सिलेंडर लेते हैं, इसका लेंथ एल ले लो, ऊपर का रेडियस आर, अब गॉसियन सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड, तो ये सब बोला जाता है कि सर इस सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया भी है और ऊपर के एंड कैप्स भी है। याद करा जब मैं इंटीग्रेशन करके दिखाता था मैं बोलता था सर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस फ्लक्स थ्रू द एंड कैप्स, ऐसे करके तोड़ तोड़ के करते थे हम लोग, ठीक है। दोनों चीज है एक्चुअली, ठीक है। अभी ऑब्वियसली उतना नहीं करेंगे हम लोग फटाफट करेंगे। तो मेन चीज है द फ्लक्स थ्रू दिस एंटायर क्लोज सरफेस, थ्रू दिस गॉसियन सरफेस एस देता हूं, विल बी इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड लिखना एक लाइन का आंसर, चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा, डेंसिटी दिया हुआ है रो इज सर्फ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर इनटू एल लेंथ लिया बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज एनक्लोज का फॉर्मूला लिख लिया, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, फील्ड। तो बोलेंगे सर अब तुम सोचो कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी ए, ठीक है, ओवर दिस एंटायर सरफेस, ठीक है। तो दिस एंटायर थिंग विल बी इक्वल्स टू दिस थिंग। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे दो तरह के सरफेस है, एक कर्व्ड और जो मैं अभी बोला था एंड कैप्स, ठीक है। अच्छा फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा, फील्ड वेक्टर मस्ट ओबे सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम। तो हम लोग बोलते हैं कि फील्ड वेक्टर कैसा होना चाहिए, एक्सियली अवे फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है, रेडियली अवे फ्रॉम द एक्सिस, ऐसा होना चाहिए। ओ भाई कहां ड्रॉ करूं, यहां पे ड्रॉ करता हूं, आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। इसके सरफेस पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स देखो दे विल बी लाइक जटिंग आउट लाइक दिस, समझ में आ रहा है, 3D में थोड़ा इमेजिन मार लियो, समथिंग लाइक दिस, ओके। द एक्सिस से रेडियली बाहर निकल रहे, दैट इज हाउ वी से कि फील्ड ओबेज सिमेट्री। तो फील्ड वेक्टर ये सिमेट्री ओबे करे, एक्सिस से बाहर निकल रहे, ठीक है, हर जगह ऑल अराउंड एवरीवेयर, ऐसे ऐसे करके। उस समय जब दिखाया था तो बहुत सारा उस समय टाइम था तो एनिमेशन करके दिखाते थे, फील्ड सब बाहर की तरफ है, ठीक है, तो ऐसे इमेजिन करो। तो इससे पता क्या चलता है कि सर ऊपर और नीचे का जो कैप है, जो प्लेन सरफेस है ऊपर और नीचे का, इसके थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फील्ड वेक्टर्स तो ऐसे है लेकिन एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसा, तो 90 डिग्री यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो फ्लक्स थ्रू द एंड कैप्स, फ्लक्स थ्रू द एंड कैप्स मतलब ऊपर वाला नीचे वाला जो कैप है वो कैप के थ्रू क्या हो गया, जीरो। सो दिस नेट फ्लक्स इज बेसिकली द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, ओनली थ्रू कर्व्ड सरफेस, ठीक है, वही सर्वाइव करेगा। तो फ्लक्स थ्रू एंड कैप्स विल बिकम जीरो, ऊपर नीचे से जीरो हो गया बस इसके थ्रू। अब कर्व्ड सरफेस में देखते हो तो फायदा क्या होता है, सर यहां पर कहीं पे तुम एरिया लेते हो, छोटा सा एरिया, सर एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, एरिया वेक्टर भी उधर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी उधर, दोनों पैरेलल।
मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन में ई डॉट विद डी ए विल बिकम ई डी ए, डॉट पुट क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा, एरिया भी बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी बाहर की तरफ है, ठीक है, ओके। इनको शेडिंग हटाता हूँ ऐसा कुछ, ठीक है, या इस तरह का। ना इससे फायदा क्या है, अगर दोनों पैरेलल तो ईडीए हुआ ना, ई ये बस मैग्नीट्यूड है, नो मोर वेक्टर, आप डॉट पुट कर लियो, ये बस मैग्नीट्यूड है। फॉर अ गिवन रेडियस मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट, क्योंकि जनरली ई इज अ फंक्शन ऑफ आर। इस पूरे सरफेस पे हर जगह आर क्या है, सेम है, तो उस पूरे कर्व सरफेस पे ई विल बी एक्चुअली अ कांस्टेंट, सो इट कैन बी पुल्ड आउट ऑफ इंटीग्रेशन, सो सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डीए। ये इंटीग्रेशन ऑफ डीए इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ डीए वेक्टर, ये अलग चीज होता है। यहाँ पे वेक्टर इंटीग्रेशन है, ये सिंपल है, ये सिंपली एरिया है। इंटीग्रेशन ऑफ डीए तो सिंपल कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आप बचपन से पढ़े हो, कितना होता है, 2 pi r into L, and this entire thing is rho into pi r square L by epsilon. बाप रे बाप, इतने सारे सब पार्ट्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, इसको यहां से निकल इक्वेट कर लो, खत्म, L will cancel off, बहुत सिंपल आंसर आएगा। मेन चीज है यही कंप्लीट डेरिवेशन का तरीका होता था, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करते थे, याद कर रहे हैं, ये सब थ्योरी में हुआ था, जब मैंने करवाया था मैंने उस टाइम पे लिया था, फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स है, हर स्टेप का अपना अपना लॉजिक है। हम तो लाइक रिवीजन में रैपिड फायर राउंड कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ। किसी को डाउट है किसी स्टेप में, सर ये कैसे हुआ, पूछो, डोंट लाइक अरे ठीक है अच्छे मैनेज कर दो, बोलो बोलो क्या क्या क्या, एंड कैप मतलब समझ रहे हो ना, वो ऊपर का सरफेस, राइट, ऐसे करके सर्कुलर सरफेस, एक्सिस ऐसा है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे होगा, ऐसे निकलेगा ना, समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, पक्का। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा है, और उस टॉप सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर सरफेस, तो यहाँ पे 90 आएगा कि नहीं, तो डॉट पुट क्या हो जाएगा, 0, समझा, बस। देयरफॉर ई कितना आ गया, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक आर काटा तो रो आर बाई 2 एप्सिलॉन, सो द फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर, इट्स लीनियर, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद गॉस लॉ पे और क्या टाइप है, लाइक नाउडेज ये बहुत कॉमन है, ये भी करवाया था, होपफुली याद हो तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, हो गया था ना कॉपी। अनदर प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम होता था, बोलते थे, अच्छा उसके पहले बस एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ। इफ यू जैसे ये था एक सॉलिड सिलेंडर, if you have a solid sphere of charge, solid sphere, uniform solid sphere, charge density rho, ठीक है, ये स्कूल का स्टैंडर्ड सिलेबस में रहता है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज, रेडियस आर, इसके अंदर इन बाहर फील्ड का वेरिएशन कैसा होता है, तो एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ, किसी को याद है तो बोलना। आर लेस देन आर के लिए फील्ड का फॉर्मूला क्या आता, किसी को याद है क्या, टीम से IMC, तो अंदर में एज लॉन्ग एज इनसाइड फील्ड का फॉर्मूला आता, किसी को अगर याद हो क्या, हाँ रो आर, एग्जैक्टली रो आर, मैं सुना 2r, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, डेंसिटी टर्म्स में, अरे चार्ज डेंसिटी कुछ रहेगा यहाँ पे, सॉलिड स्फीयर रेट चार्ज डेंसिटी रो, और टोटल चार्ज की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, रो इज क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब कर लेना, तो जो भी ऐसा आता है वेक्टर फॉर्म में लोग ऐसे बोलते हैं, रो आर वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, अंदर में द फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर, दिस इज लाइक वेरी सिमिलर, वेरी अकीन टू ग्रेविटेशन, ठीक है। एंड आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, उसमें आपका नॉर्मल फॉर्मूला आता है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, तो वहां पे आता है क्यू बाई 4 आर स्क्वायर, ये क्यू क्या, टोटल चार्ज, उसको चाहो तो डेंसिटी टर्म्स में लिख लो, ठीक है,
रो बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ओके, मैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो रो इंटू 4/3, तो रो बाई 3 पाई गया तो 3r³ रो इंटू 4/3 पाई r³, रो r³ बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r², ऐसा कुछ, ठीक है। क्या हो गया? तो अंदर में बाहर में ये फील्ड के कुछ जनरल डेरिवेशंस होते थे। अगेन इसका जो डेरिवेशन है अंदर में वो पिछले प्रॉब्लम की तरह सिमिलर होता था। आपको अंदर में यहाँ पे गॉसियन स्फीयर लेना पड़ता था, जाके ये डेरिवेशन देख लीजिएगा बिकॉज दैट्स प्रीटी एसेंशियल, ठीक है। हो सकता है इसी को वो लोग एमसीक्यू में एक प्रॉब्लम बना दें, इसी को बस। तो आपको अगर ऐसा करके सोचोगे सर 100 मुखस्त कोड़े चले जाओ, तो मतलब आपसे बड़ा स्टूपिड इंसान शायद दुनिया में ना हो, ठीक है। तो नो द डेरिवेशन ताकि उस समय डेरिवेशन कर पाओ। द प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द लास्ट प्रॉब्लम, लेकिन इट्स फार इजियर बिकॉज वहां पे स्फीयर होता है तो आपको इतना एंड कैप्स ये वो नहीं करना पड़ता, ठीक है। अंदर में गॉसियन स्फीयर लेके वहां पे इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ता है। भाई डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, cos 0 1, बहुत अच्छा आंसर आया, ठीक है। ये थोड़ा लाइक रेडीमेड फॉर्मूलाज है ज्वाइंट के लिए एंड बाकी सब के लिए, हम बोलते थे कि ये याद रखो, ठीक है। तो बाहर में फिर से वही रहता है कि बाहर में अगर तुम देखते हो फील्ड द एंटायर स्फीयर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, तो q by 4 + r² ही आता है पॉइंट चार्ज की तरह। तो बाहर से अगर तुम देखते हो द एंटायर स्फीयर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर में फील्ड का वैल्यू यूनिक होता है, इट्स प्रोपोर्शनल टू r। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ग्राफ भी आता था जो तब से उत्कर्ष दिखाया जा रहा था हमको, ठीक है। देखो अंदर में ग्राफ इज लीनियर बिकॉज इज प्रोपोर्शनल, बाहर में 1/r², इतने दिन में ऑब्वियसली रिवाइज हो गया। 1/r² इज बेसिकली स्टीप हाइपरबोला, नॉट एग्जैक्टली हाइपरबोला, बेसिकली स्टीप ग्राफ, ठीक है। तो ये कॉमन ग्राफ होता है। और ये जो ग्राफ का वेरिएशन है फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर, ऐसा ग्राफ आपको बहुत जगह मिलता है, मैग्नेटिज्म में भी आता है, ईएमआई के चैप्टर में भी आया है ऐसा ग्राफ। ऐसा ग्राफ ईएमआई के चैप्टर में आया व्हेन यू टॉक अबाउट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ लोगों को याद होगा, बाकी लोग मैक्सिमम लोग स्टूडेंट्स याद नहीं होगा। तो एनीवेज ये पर्टिकुलर ग्राफ इट्स अ रिपीटिंग, इट्स अ रिकरिंग थीम इन लाइक टोटल ऑफ 12 चैप्टर प्लस 2 में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है हर जगह ग्राफ आते रहता है। सो ये कुछ रेडीमेड कंक्लूजन से कॉपी नहीं भी करते चलता है कि बस रिवीजन के लिए बता थियोरी बता दी। इसके ऊपर बेस करके एक प्रॉब्लम होता है व्हिच इज प्रीटी कॉमन नाउअडेज इवन फॉर लाइक बोर्ड लेवल, ये वाला प्रॉब्लम। एमसीक्यू स्कूल में तो वो लोग दे ही सकते, स्कूल में तो वो लोग कुछ आगे पीछे देखते नहीं है, बोर्ड्स में आई गेस नहीं देंगे। बोलता है कि सर एक सॉलिड स्फीयर है, चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है, बट देयर इज अ स्वीट लिटिल कैविटी, एकदम बिंदास एक कैविटी है, खाली रीजन। जो कैविटी है बंदा वो भी स्फेरिकल है, वो भी स्फेरिकल है। उसका रेडियस नहीं पता, इसका रेडियस नहीं पता, बस इतना बोला गया कि इसका जो सेंटर है और उसका जो सेंटर है सी प्राइम, उनके बीच का सेपरेशन जो है दैट इज डिनोटेड बाय अ वेक्टर, और ये तुमको दिया हुआ है डी वेक्टर। यस, सो दिस इज अ प्रॉब्लम, यू हैव अ सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, बट एक पार्ट मिसिंग है, अंदर में एक कैविटी है। ऑब्वियसली ये 2D फिगर है, बाहर से तुमको कैविटी घंटा दिख रहा है, ठीक है। तो जो स्फेरिकल कैविटी है उसका सेंटर एंड सॉलिड स्फीयर का सेंटर के बीच का डिस्टेंस है डी वेक्टर, दिखाया। तुमको पूछा फाइंड द फील्ड वेक्टर विद इन कैविटी। कैविटी के अंदर कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट ले लो, कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे फील्ड कितना है। तो दिस वाज अ वेरी नाइस एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी, दिस रिजल्ट एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एकदम सिंपल रिजल्ट होता है, ठीक है। जस्ट जान लो किस तरह प्रॉब्लम को कैसे करता है, रिकॉल कर लो किए हो तो इसके पहले, तो बस जिंदगी में कुछ फायदा हो जाएगा मेरे। तो गॉस गॉस गॉस, नो दिस इज नॉट अ कंडक्टर, ओ माय गुडनेस, मैं कंडक्टर में आज को गया ही नहीं हूँ, कंडक्टर में जाऊँ तो थिंग्स विल चेंज। ये स्फीयर ऑफ चार्ज है, अरे कंडक्टर अगर होता, कंडक्टर में एक प्रॉपर्टी था याद है कि अंदर में चार्ज नहीं रह सकता, याद है। तो वहां पे मैं चार्ज डेंसिटी क्यों देता, मैं चार्ज डेंसिटी क्यों देता, ये सोचो जरा, ये क्यों देता मैं।
अगर कंडक्टर रहता तो ऑब्वियसली कंडक्टर नहीं है, इट्स नॉट अ कंडक्टर, इट इज मेड अप ऑफ चार्जेस। ठीक है, ओके। तो जिन लोग पता है वो ट्राई करो फटाफट, तो करो करो, जो भी पता है ट्राई करो, और जिन लोगों को नहीं पता है या नहीं ट्राई करना चाहते हो वो बाहर में आवाज आ रहा है वही सुनो। गा रहे थे, क्या गा रहे थे बता जरा। क्या क्या बोली? इंडियन आइडल, हाय भगवान, बैठे बैठे क्या क्या करते रहते। ओके, हम बता देते हैं। The problem goes somewhat like this. Obviously, I hope सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद होगा। अभी जो रिजल्ट देखे उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है, कितना आया कितना। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग में पढ़ाई करो जाके ना। चले आना वो कुमार मंगलम पार्क में फिर से छठ मैया से प्रार्थना करना, ये मैया हमको सद्बुद्धि दो। क्या कुछ भी सुना। मेन आइडिया ये था, फॉलो करना। यू हैड दिस फियर, आपको अंदर में किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो लेट्स से इस पॉइंट पे सम पॉइंट पी विद इन द कैविटी। ठीक है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना, तो लेट्स से इसके कारण जो गिवन सेटअप है उसके कारण एट पी जो फील्ड वेक्टर होगा उसको लेट्स से मैं E1 बोलता हूं ड्यू टू दिस सिस्टम। अब मैं बोलता हूं E1 का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, ऐसा ये क्योंकि ये सिस्टम नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम, इसके लिए देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला। मैं बोलता हूं सर बीच का जो स्फेरिकल कैविटी मिसिंग है ना, उसको मैं अगर अलग से इमेजिन करूं, ठीक है, इन अदर वर्ड्स आई एम ट्राइंग टू फिल दिस अप विद द सेम मटेरियल, सेम चार्ज डेंसिटी रो, यहां पे भी जो रो है उस सेम रो से मैं ये स्फीयर इमेजिन करता हूं। अच्छा नाउ नोटिस, वो जो पी पॉइंट है ये लो, मैं वो पी पॉइंट यहां पे भी है। ठीक है, तो मैं फिर से बोलता हूं सर एट पी इस स्फीयर के कारण जो पी पॉइंट पे फील्ड होगा लेट्स कॉल इट E2 एट पी इस सिस्टम के कारण। तो सेम पॉइंट पे आप जब भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करते हो आप एक पॉइंट पे ही ना करते हो, एक पॉइंट पे बहुत सारे लोग फील्ड क्रिएट करते तो उन सबका वेक्टर समेशन करते, याद है ना। तो मैं पी पॉइंट पे फोकस करना चाहता हूं, पी पॉइंट इज सम आर्बिट्ररी पॉइंट विद इन द कैविटी। उस पॉइंट पे ओरिजिनल सिस्टम ले लेट्स से फील्ड E1 क्रिएट कर रहा है, और मैं एक नया सिस्टम इमेजिन कर रहा हूं जो वहां पे होगा, क्या हो सकता था वहां पे अगर एक स्फीयर लेता तो पी पॉइंट पे ये स्फीयर जो क्रिएट करता है उसको मैं बोलता हूं E2। अब मैं बोलता हूं सर अगर इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब दो, ये एक सोर्स चार्ज तो नहीं बोलेंगे, सोर्स सिस्टम, ये एक सोर्स पकड़ो ये और एक सोर्स पकड़ो। हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं व्हेनेवर यू हैव मल्टीपल सोर्सेस। तो मैं बोलता सर ये एक सोर्स है जो हमको क्वेश्चन में पूछा, और इसको और एक सोर्स पकड़ते हैं, दोनों सोर्स को मिला के अगर नेट फील्ड निकालो, ठीक है, नेट फील्ड माने E1 प्लस E2 वेक्टर समेशन करेंगे तो आपको नेट फील्ड मिलेगा एट पॉइंट पे। वो नेट फील्ड किसके कारण होगा? ड्यू टू दिस कंबाइंड सिस्टम। अरे कंबाइंड सिस्टम देखने में कैसा होगा? अ कंप्लीट स्फीयर, अ कंप्लीट स्फीयर। द कंबाइंड सिस्टम वुड लुक लाइक अ कंप्लीट स्फीयर। अगर ये नेट फील्ड भी कहां पे देख रहे हैं? सेम पॉइंट पी पे, तो समवेयर है, ठीक है, पॉइंट पी नहीं हटा है, पॉइंट पी वहीं पे, ठीक है। नाउ हियर इज दिस नाइस थिंग, यहां पे लाइक मास्टर स्ट्रोक रहता है कि सर E1 का वैल्यू आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते बिकॉज ये एक नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम था, वियर्ड सिस्टम है, बट E2 एंड E net is like can be written easily। क्यों? E2 is due to a sphere, small sphere इसे, लेकिन sphere के कारण है, and P उसके अंदर है। हम लोगों ने ऑलरेडी ये फॉर्मूला पढ़ा है,
कि अगर कोई पॉइंट अंदर में है तो वहां पे फील्ड ड्यू टू स्फीयर ऑफ चार्ज, ये फॉर्मूला ओबे करता है, ठीक है। ये फॉर्मूला चुपचाप चिपका देने का। तो मैं बोलूंगा सर E1 तब क्या होगा, इट विल बी ई नेट, तो उसको E3 कुछ भी नाम दो, माइनस E2, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करें, इसको इधर लेके आ, ठीक। अच्छा ई नेट भी है, वो इस सिस्टम के कारण है। पी तब क्या है, पी पॉइंट पे ये जो ई नेट होगा उसके लिए मैं देखता हूँ ये भी एक सॉलिड स्फीयर है और पी उसके अंदर है, मतलब वन सेकंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, दोनों केस में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में जो आर वेक्टर होता है वो कहां से कहां तक होता है, वो आर वेक्टर सेंटर से ना मेजर किया जाता है। अब यहां पे मेन पार्ट आता है, नोटिस करो, इस स्फीयर का सेंटर यहां पे था जिसको मैंने सी प्राइम लिखा था, इस स्फीयर का सेंटर यहां पे है जो कि डिप सी लिखा था। इस स्फीयर के लिए जब फॉर्मूला लगाओगे, मतलब इस स्फीयर के कारण जो फील्ड है पॉइंट पी पे, उसमें तुम फॉर्मूला लगाओगे वो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो तुम E2 में लिखोगे सर E2 टा হচ্ছে रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखो ये आर कहां से होगा, पी पॉइंट पे सी प्राइम से, दिस आर लेट्स कॉल इट आर प्राइम, ठीक। तो रो आर प्राइम बाई 3 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर फॉर्म में लिख रहा है। ई नेट इस स्फीयर के कारण पी पॉइंट पे, तो यहां पे भी रो आर बाई 3 एप्सिलॉन, दैट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल क्योंकि ये पॉइंट पी अंदर में है, लेकिन यहां पे आर कौन सा होगा, इस सी से होगा। तो मैं बोलूंगा सर दिस इज रो आर वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन। अब इंटरेस्टिंग थिंग, रो बाई 3 एप्सिलॉन बाहर गया, you have r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर, ठीक है। अच्छा r वेक्टर माइनस r प्राइम क्या होगा, उसके लिए लोग बोलते हैं सर थोड़ा वेक्टर डायग्राम देखो, एक पॉइंट है c, ये c प्राइम यहाँ पे कहीं पे है, मैंने यहाँ पे कैविटी, इमेजिनरी कैविटी यहाँ पे होता, उसका सेंटर, तो c प्राइम यहाँ पे, मैं एक वेक्टर डायग्राम ऐसे कर रहा हूँ, p यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। अब तुम खुद सोचो r प्राइम হচ্ছে এইটা, r হচ্ছে cp, अब नीचे बाप r माइनस r प्राइम। अच्छा माइनस r प्राइम মানে এটাকে উল্টো করে দেবো, तो r माइनस r प्राइम, अब तुमको पता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली सेम एज एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर, r माइनस r प्राइम इज सेम एज r प्लस ऑफ माइनस r प्राइम, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करो तो रिजल्टेंट क्या मिलता है, तो क्लोजिंग सेट ऑफ ट्रायंगल cc प्राइम। अरे cc प्राइम, ये तो डेटा में क्या दिया होगा d, तो ये क्या हो गया d, मतलब एक्चुअली तुम्हारा फाइनल आंसर आया सिंपली रो बाई 3 एप्सिलॉन इनटू d वेक्टर, ठीक है। r माइनस r प्राइम, r प्राइम हमने बीच में इमेजिन किया था, अपने से लिया था, नोटिस करो यहाँ पे p क्या है, p वाज एन आर्बिट्ररी पॉइंट, लेकिन फाइनल आंसर টা কিন্তু कांस्टेंट আসছে, नोटिस करो d টা तो कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, फाइनल आंसर इज कांस्टेंट विद इन द कैविटी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन है कि सर जो फील्ड ड्यू टू E1 है ना, ड्यू टू द ओरिजिनल सिस्टम, ठीक है। मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड में ये जस्ट देख के कंक्लूड करवा देता हूँ। ओरिजिनल जो सिस्टम था उसके कारण जो फील्ड E1 है, फील्ड E1 इट इज यूनिफॉर्म, कांस्टेंट है ना, और वो कांस्टेंट किस पॉइंट पे है, एनी पॉइंट विद इन द कैविटी, माने कैविटी में तुम कोई भी पॉइंट ले लो, हर बार फील्ड क्या है, रो d बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। d वेक्टर इधर से इधर था, मतलब हर बार फील्ड वेक्टर ऐसा कुछ है, अंदर में तुम कहीं भी देखो फील्ड वेक्टर इज लाइक दिस पैरेलल, ठीक है। दिस इज सो स्ट्रेंज, सोचो নরমালি একটা পয়েন্ট চার্জের জন্য বা স্ফিয়ার অফ চার্জের জন্য ফিল্ড কি হয়, রেডিয়াল হয়, আমি ক্যাভিটির মধ্যে ফিল্ড কিন্তু यूनिफॉर्म पाচ্ছি, फील्ड हर जगह कांस्टेंट कैविटी के अंदर और कहीं, ठीक है। हमारा फाइनल आंसर जो लास्ट लाइन में कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी, तो इससे आंसर यही आ रहा है, इससे इंटरप्रिटेशन यही आ रहा है कि कैविटी में हर जगह फील्ड सेम, मैंने पैरेलल फील्ड लाइंस अंदर में, सिर्फ अंदर, ठीक। तो वेरी नाइस कंक्लूजन, दैट्स इट।